सर मसूद साहब, क्योंकि आपने अब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, तो क्या कहना चाहते हैं? फ्लड तो आया और अब सैलाब की तबाहकारियां हम सब की नज़रों के सामने हैं। हमने कितना नुकसान कर दिया, कितना जानी नुकसान हुआ, इसका अंदाज़ा मुकम्मल तौर पर अभी तक नहीं लगाया जा सकता। क्या कहते हैं, अभी भी जो बीमारियां हैं जो पोस्ट फ्लड सिचुएशन में जन्म ले रही हैं, उनसे एक इंसानी जान कितना ज़्यादा मुतासर हो रही है? देखिए, एक तो आपने जो ये फ्लड की बात की ना, ये एक रेगुलर फिनोमेना है। ठीक है। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ के रेगुलर बेसिस के ऊपर फ्लड आ रहा है। और टॉप मोस्ट समझ लें कि जी टॉप 10 ममालिक में आप पाकिस्तान को शामिल कर सकते हैं जहाँ फ्लड से डिज़ास्टर हो रहा है। और जो करंट फ्लड है जो 2025 का है, इसका मैग्नीट्यूड पॉसिबली जो 2022 पे आया, जो 2010 में आया, उससे भी ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है। अब जो अगला फेज़ है जो हम हेल्थ के हवाले से कंसर्न है, वो है बीमारियां और उनका सद्देबाब। अब सबसे पहला जो फेज़ आता है वो होती है जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है। उस वाटर बॉर्न डिजीज़ के अंदर आपके साथ गैस्ट्रोएंटराइटिस है, मुख्तलिफ़ किस्म के डायरियाज, डायसेंट्री, उसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई का मर्ज़ इसमें फैलता है, कॉलरा का मर्ज़ फैल जाता है। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी हैं जो कि पीने का पानी क्योंकि मिक्स हो रहा है, सैनिटेशन प्रॉपर तरीके से सैनिटरी डिस्पोजल नहीं हो रहा, तो सबसे पहला फेज़ तो हमारा ये है कि आप गैस्ट्रोएंटराइटिस और जो दीगर इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं उनके साथ आपका नंबर 10 वहाँ होना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जब पानी स्टैगनेंट हो जाता है तो उसके अंदर जो हशरात हैं, ख़ास तौर पे मच्छर जो ख़ास तौर पे, उनसे डेंगू मलेरिया इसकी तरफ आपका रुख होता है। फिर तीसरी स्टेज वो आ जाती है जबकि आपने रिहेबिलिटेशन करना होता है, आप कैंप कॉलोनीज़ बना देते हैं और यू आर फोर्स टू लिव इन अ स्मॉल एरिया जहाँ के पॉसिबली वेंटिलेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, एरिएशन अच्छी नहीं है, सप्लाई ऑफ वाटर इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद एक और डिजीज़ आती हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे आपको स्केबीज़ उस पूरी की पूरी जो कॉलोनी है उसके अंदर हिट हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर जो नमूनियाज़ हैं और इस तरह के मसले हैं वो ज़्यादा होते हैं। इवन जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर इम्यूनिटी फॉल करने की वजह से बाज़ दफ़ा मीज़ल्स का आउटब्रेक होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि हमारे सब के अंदर एक जरासीम होता है जो डोमेंट है ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो बाज़ दफ़ा रीसर्फेस होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। और फिर आप ये देखें कि जो हमारा सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जो इसमें हिट हो रही है वो बच्चे हैं और ख़वातीन है, क्योंकि ख़वातीन और बच्चे जो है ना वो इस सूरत में बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमने हाल ही में एक खबर देखी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी कि हमने देखा कि जो फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर बच्चों का जन्म हुआ है। वहाँ हमने खुशी और गम दोनों को एक साथ देखा, और जहाँ माएँ बहुत ज़्यादा खुश थी कि अल्लाह ने उनको औलाद से नवाजा है, वहाँ उनके दिल में तरह तरह के खदशात और परेशानियाँ भी लाहक थी। आप दोनों हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर्स हैं और फ्लड सिचुएशन पर बेहतर बात कर सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए उस मकाम पर जहाँ फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं कितने ज़्यादा मसाइल हैं, कितना ख़तरा है वहाँ पर, क्या कहेंगे प्रोफेसर ज़िया साहब आप? जी देखिए, जहाँ पे डिलीवरी होती है ना, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं ना, उनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, एक स्पेशल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जिनको हम नर्सरी में रखते हैं वहाँ पे शाम टाइम बच्चों को इनक्यूबेटर में रखना पड़ता है, वार्म में रखना पड़ता है, उनकी फिर स्किन की केयर करनी पड़ती है, फिर उनकी एक दूसरा वैक्सीनेशन का अमल है वो होता है, और उनको एंटीबायोटिक वगैरह लगानी पड़ती हैं। ये जहाँ पे जिस तरह का डिजास्टर है, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि जब भी फ्लड आएगा वहाँ पे लाइट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी है, नीचे से हब्स है टेम्परेचर, तो इन बच्चों का बच जाना किसी मुआवजे से कम नहीं है, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन मुयसर नहीं है जो एक बच्चे को होनी चाहिए। क्योंकि अब आपने देखो अगर आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ बर्थ्स हैं वो हॉस्पिटल में हो रही हैं, जहाँ के पूरी एक फुल फ्लैज नर्सरी होती है जो बच्चों को केयर प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इवन आप इसकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको सफाई करने के लिए भी आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी कि जैसे उसका हम वो कहते हैं जो अम्बलाइकल कार्ड है जिसको हम कहते हैं वो काटने के लिए। मसूद साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से, कुछ अपडेट करें? जैसा मैंने कहा न्यू बॉर्न बेबीज भी हैं वहाँ। ये जो है ना, इसमें दोनों चीज़ें बड़ी अहम है, ना सिर्फ नौज़ायदा बच्चे की लाइफ रिस्क पे आ जाती है, बल्कि जो एक्सपेक्टेंट माँ है या जो बर्थ जिसने दी है उसकी लाइफ भी रिस्क पे आता है। वैसे भी ख़वातीन जब डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती हैं तो लाइफ और डेथ में से वो गुजर रही होती हैं, ऐसे में स्पेशल केयर की ज़रूरत है।
तो सबसे बेहतर, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ फील्ड हॉस्पिटल इस्टेब्लिश होने चाहिए। उसके बाद आपको जो डिलीवरी सूट है, बाज़ दफ़ा आप देखें कि आपके पास मोबाइल ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। Yes. अगर ये मोबाइल ऑपरेशन थिएटर्स जिसके अंदर प्रॉपर किस्म का सामान मुयसर हो, जिसके अंदर स्टरलाइजेशन भी हो, जिसके अंदर बच्चे की केयर का भी सामान मुयसर हो, वो अगर इन फ्लड अफेक्टेड एरिया में आप डिप्यूट करेंगे तो ये जो माँ और जो ज़्यादा बच्चे के अंदर जो मॉर्बिडिटी है और जो मोर्टालिटी है उसके अंदर कमी हो सकती है। और फिर इसके अंदर आपको वैक्सीनेशन की बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त वैक्सीनेशन मुहिम फ्लड अफेक्टेड एरिया में वैसे ही डिस्टर्ब हुई हुई है, तो इसलिए हमें स्पेशल जो EPI की टीम्स हैं इन फ्लड अफेक्टेड एरिया में जानी चाहिए, जो रूटीन वैक्सीनेशन के साथ साथ टाइफाइड की वैक्सीन ज़रूरी है वो इस इलाके में, रोटा वायरस वैक्सीन ज़रूरी है, और आगे क्योंकि सर्दी आ रही है तो इस वजह से जो आपका इन्फ्लूवैक वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा के लिए जो वैक्सीन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आगे 1-2 महीने में मौसम चेंज होगा तो आपको इतनी ज़्यादा ये इन्फेक्शन आपको नज़र आएंगी कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें इस वक्त तो हमें ये मसला है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी अल्टरनेट ईयर हमें सैलाब का सामना है, लेकिन हमने पिछले कई दहाइयों से इस सैलाब के इस एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा। हमें आज ही बैठ के एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बनाना चाहिए। हमें जितने आपके दरिया हैं उनका जो स्लज है उसको सही करना चाहिए, नहरों का निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। जिस डैम के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ, हमें कौमी कंसेंसस के साथ वो डैम बनाने चाहिए। और मेरा ख्याल है आज मैं सुबह फील्ड मार्शल साहब का बयान भी आ रहा था टीवी पे कि हमें अगले जो हर दफ़ा सैलाब आ रहा है इससे निपटना कैसे है, इसकी प्लानिंग कैसे करनी है। और मुल्क ने ये ना हो कि हर दफ़ा हम इमदाद की तरफ देखते हैं कि इंटरनेशनल मदद आएगी और फिर हम इसकी लोगों की हेल्प करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम प्रिवेंशन की तरफ जोर दें तो अगर 5% ऑफ द जो मनी हम इसकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग पे लगा रहे हैं, लोगों की हेल्थ केयर पर लगा रहे हैं, अगर 5% भी इस अमाउंट का अगले साल के लिए हम मुख्तस कर लें और प्रॉपर तरीके से हमारे एक्सपर्ट बैठ के इसको प्लान कर लें तो शायद अगले सालों में ये जो हमें डिजास्टर बार बार आ रहा है हम इसको बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत खूब फरमाया डॉक्टर मसूद शेख साहब आपने भी।